तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर साइड में। इस वीडियो में हम लोग लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। यानी कि हमने पहले पार्ट में आधा चैप्टर ख़त्म कर दिया था और इस दूसरे पार्ट में हम आज पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आप उस पहली वीडियो को देख लेना। मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे, ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख लेना। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम जो स्टार्ट करने वाले वाटरवेज से, देखो यानी कि पानी के रास्ते, ठीक, पानी के रास्ते कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, वाटरवेज पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों एयरवेज भी पढ़ेंगे। हालांकि एयरवेज के बारे में बहुत ही ज़्यादा नहीं दिया है, उसके बारे में तो सवाल भी नहीं पूछता है, ठीक है, ना के बराबर। कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया कि भाई कब स्टार्ट किया गया था, इंटरनेशनलाइज कब किया गया था एयर ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। तो वो सब चीज़ हम देख लेंगे, क्योंकि एयरवेज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो दिया वो फालतू ही दिया, कोई मतलब भी नहीं है। तो हम समझेंगे हर चीज़ को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छा, एयरवेज के बाद क्या पढ़ेंगे? तो एयरवेज के बाद मेरे दोस्तों हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बाद दोस्तों हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब भी लाइफ लाइन्स ही हैं नेशनल इकोनॉमी के। तो देखिए दोस्तों, जो वाटरवे है वो चीपेस्ट मीन है ट्रांसपोर्ट का, यानी सबसे चीपेस्ट रास्ता है ट्रांसपोर्ट का। ये दोस्तों फ्यूल इफिशिएंट भी होता है, यानी कि अच्छा खासा एवरेज देता है, ठीक। और दोस्तों इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, मतलब कि यार कम फ्यूल में ज़्यादा दूर तक ये चलता है। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऐसे इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं है या फिर कम है। और हैवी बल्की गुड्स को भी, बहुत ही हैवी भारी बल्की गुड्स को भी ये आराम से ढोके ले चला जाता है। दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इनलैंड नेविगेशन है, ध्यान रखें, इनलैंड वाटर वे जो है वो इनलैंड का मतलब होता है कि अपने देश के अंदर, ध्यान रखना, अंदर, देश के अंदर, ठीक है ना। हम फॉरेन नहीं जा रहे हैं, हम देश के अंदर की बात करें। जब देश के अंदर की बात करें तो इनलैंड बोलेंगे, ठीक। वो जो है ना करीब 14,500 किलोमीटर का वाटरवे है, और जिसमें से करीब 5,685 किलोमीटर जो है वो मैकेनिकल बोट्स के द्वारा नेविगेट किया जाता है। वह सभी चीज़ें जो है दोस्तों वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी इसको ये बढ़ चुका है, यहाँ पर 3,700 लिखा हुआ है। आपकी किताब में जो लिखा होगा आप वही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप अपनी किताब देखो, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर 3,700 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहीं और देखा है जहाँ पर 5,685 भी लिखा हुआ था, तो मैंने उसको बता दिया। यहाँ पर ये फिगर लिखा हुआ है, आपकी किताब में जो फिगर लिखा होगा आप उसको लिख देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 3 की, ठीक। ये तीनों दिए हुए, तीनों को देखते हैं। हालांकि 2 और भी हैं, लेकिन फिलहाल इन्हीं 3 को देखते हैं जो कि आप किताब में दिया हुआ है। देखो, जो नेशनल वाटरवे 1 है वो साफ साफ ही लिखा हुआ है यार कि वो इलाहाबाद से हल्दिया जाता है, ठीक है, इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक। अच्छा, इसको आप ध्यान रख लेना, ये जो है गंगा रिवर पर है, ठीक, भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम से होते हुए निकलता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे की। तो जो दूसरा है नेशनल वाटरवे 2, वो दोस्तों वो ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, और वो सदिया टू डुबरी होता हुआ, मतलब इसका जो रूट है ये सदिया से डुबरी तक है, ठीक। अब ये घूमते फिरते इसे होते हुए निकलेगा, ठीक है। अच्छा, जो तीसरा है दोस्तों वो जो है ना वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला में है, ठीक। अब ये केरला में है, तो केरला में क्या कि केरला के जो इंटीरियर्स अलग अलग पोर्ट्स हैं उन्हीं सभी पोर्ट्स को ये जोड़ता है। जैसे कि कोटापुरम हो गया, कोटापुरम से कोमन जाता है, ठीक। अच्छा, उद्योग मंडल हो गया और चंपाकारा कैनल्स हो गया, यहाँ ये मुड़ा हुआ है, ये सभी से कनेक्टेड है। और भी बहुत सारे हमारे पास हैं, क्या है, इनलैंड वाटरवेज हैं, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर देखो नीचे बताया गया है। यहाँ पर नीचे जो है बताया गया है सुंदरबन हो गया, बराक हो गया, ठीक है ना। बैक वाटर्स जो है केरला में, टाइडल के जो स्ट्रेचेस जो फैल जाते हैं कई रिवर्स में, वो उससे वो जुड़ जाता है, ठीक है। जुरई हो गया, कुम्बेर जुआ हो गया, ठीक, मंडावी हो गया, ये सभी वाटरवेज भी हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें दोस्तों सी पोर्ट सी, तो ध्यान रखना यहाँ पर बता रखा है कि भारत का जो कोस्ट लाइन है वो करीब 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक। अच्छा, इसमें भारत के पास 12 बड़े बड़े पोर्ट्स हैं इस वक्त, और करीब यहाँ पर तो 181 लिखा हुआ है मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स, लेकिन एज पर अपडेट के अकॉर्डिंग दोस्तों ये अभी 187 है, यानी कि छोटे, मीडियम और छोटे छोटे माइनर पोर्ट जो है वो करीब 187 है। आपकी किताब में देख लेना, अगर आपकी किताब लेटेस्ट होगी तो उसमें जो भी लिखा होगा वही आपको लिखना है, लेकिन एज पर माई नॉलेज ये 187 है, ठीक। और दोस्तों ये जो पोर्ट्स है ना, यानी कि जो सी पोर्ट्स है वो 95% जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो हैंडल करता है। लेकिन अगर हम इसे वैल्यू की बात करें, ध्यान रखना, गुड्स तो 95% जो है सी के द्वारा ही
ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें, फॉरेन ट्रेड की अगर वैल्यू की बात करें तो वो 68% होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक, अच्छा, अभी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, उन सभी पोर्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि ये सभी पोर्ट्स जो है दोस्तों आपको आ जाता है एग्जाम में कई बार लोकेट करने के लिए। तो चिंता मत करना, मैं आपको स्पेशल से वीडियो बनाकर हर चीज़ को लोकेट करके मैप पे भी बताऊंगा, तो उसकी चिंता मत करना। मैं कंप्लीट मैप बनाऊंगा जिसमें आपको सब चीज़ बता दूंगा, ताकि आपका मैप वाला 5 नंबर क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक, तो हम तो दोस्तों हम जो है यहाँ पर कुछ सी पोर्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कि हमारा जो है यहाँ पर पहला जो है वो है कंडला। जो कंडला है दोस्तों वो इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद क्यों? क्योंकि हुआ यूँ था यार कि जो भारत का है वो बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान बन चुका था। पाकिस्तान बनने की वजह से क्या हुआ कि जो कराची पोर्ट था वो चला गया था पाकिस्तान के हाथों में, और हमें इंडिपेंडेंस के बाद अपने इस घाटे को, लॉस को कवर करना था। उसलिए दोस्तों यहाँ पर गुजरात में कंडला पोर्ट बनाया गया। और ये जो पोर्ट है ये टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब होता है जहाँ पर सी लेवल जो है वो घटता बढ़ता रहता है टाइड्स की वजह से। टाइड्स आप जानते हो यार, ठीक है, टाइड जानते हो, लहरें आती हैं तो बढ़ जाता है, फिर जाती है तो फिर घटता बढ़ता रहता है। यहाँ पर जो है दोस्तों मुंबई पोर्ट के ऊपर भी जो है ट्रेड का जो प्रेशर था उसे कम करने के लिए भी इसमें हेल्पफुल हुआ कंडला पोर्ट। और ये जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करता है, ग्रेनरी में, इंडस्ट्रीज़ में। और जम्मू कश्मीर जो कि इंडस्ट्रीज़ बेल्ट यहाँ पर लगी हुई है बहुत सारी, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इन सभी का जो प्रेशर है वो कंडला पोर्ट के ऊपर पड़ने लगा, जिससे मुंबई पोर्ट पर थोड़ा बहुत आसानी होने लगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों मुंबई पोर्ट के बारे में। देखिए जो मुंबई पोर्ट है, हम सी पोर्ट की बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पोर्ट है इंडिया का और बहुत ज़्यादा स्पेशियस, मतलब यहाँ पर स्पेस अच्छे खासे हैं, वेल और अच्छे तरीके से नेचुरल हार्बर है। हार्बर का मतलब क्या होता है? वेल शेल्टर्ड हार्बर है, जहाँ पर शिप को हम लाकर पार्क कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक, जहाँ पर वाटर लेवल रखा जाता है ताकि शिप जो है उस पर ठीक से रह सके, और उसे रख देते हैं हम। ठीक, अच्छा, एंकर कर देते हैं। अच्छा, और इसी के साथ साथ दोस्तों क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बनाया गया उरन में, जो कि महाराष्ट्र में है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र में, ताकि जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र का जो है हब पोर्ट बनाया जा सके और मुंबई पोर्ट के ऊपर थोड़ा जो है कंजेशन को कम किया जा सके, मुंबई पोर्ट को थोड़ा डिकंजेस्ट किया जा सके। अब हम बात करते हैं दोस्तों मरमगऊ पोर्ट को, जो कि गोवा में है। और जो गोवा में जो मरमगऊ पोर्ट है, ये इसका जो मेन काम है दोस्तों वो है कि प्राइमर आयरन ओर को एक्सपोर्ट करना हमारी कंट्री से। और ये जो है हमारी इंडिया का करीब आधा शिपिंग यही करता है, आयरन ओर का एक्सपोर्ट जो है पूरा यही हैंडल करता है। अच्छा, अगर हम अब बात करते हैं दोस्तों न्यू मंगलोर की, ये जो न्यू मंगलोर है ये कर्नाटका में है। ठीक है, और ये भी जो है दोस्तों आयरन ओर को ही एक्सपोर्ट करता है। ठीक, कुद्रेमुख माइन से, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, सभी चीज़ें यहीं पर लिखी हुई हैं, मैं आपको कुछ भी बाहर से नहीं बता रहा हूँ। ठीक, अच्छा, अब कोची की बात करते हैं। कोची जो है दोस्तों साउथ वेस्ट पार्ट में है इंडिया में, जो कि दोस्तों इसमें भी जो है नेचुरल हार्बर है। नेचुरल हार्बर का मतलब क्या है भाई? एकदम नेचुरली वो बना हुआ है, जहाँ पर जो है हम वो कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, शिप को पार्क कर सकते हैं आसानी से। ये हमारे केरला साइड में है, लास्ट में सबसे नीचे है। ठीक, अभी मैं आपको कभी मैप में बताऊंगा तो मैप में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो ये रहा हमारा कोची पोर्ट। ठीक, ये रहा न्यू मंगलोर, ये रहा मरमगऊ, ठीक है, मगऊ। ठीक, और ये रहा मुंबई पोर्ट, ये रहा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, अच्छा, ये रहा हमारा कंडला पोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा जो है टुटीकोरिन के बारे में। तो देखिए जो हमारा टुटीकोरिन जो है ये भी दोस्तों हमारा साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, तमिलनाडु में। और जो पोर्ट है इसमें भी नेचुरल हार्बर है, इसमें जो हिंटरलैंड्स हैं। अब ये हिंटरलैंड्स क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझिए। मतलब हिंटरलैंड का होता है समुद्री तट होता है, उसे बोलते हैं हिंटरलैंड, मतलब अच्छी खासी समुद्री तट है। ये जो है बहुत सारे कार्गोज को मैनेज करता है, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, इन सभी के साथ। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं दोस्तों चेन्नई के बारे में। जो चेन्नई पोर्ट है वो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है कंट्री का, और ये मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड कार्गो यहीं से होता है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये रहा हमारा चेन्नई का पोर्ट और ये रहा हमारा टुटीकोरिन। श्रीलंका, मालदीव्स यहीं से आपको दिख रहा होगा, श्रीलंका, मालदीव्स यहीं से काम होता है। ये रहा कोची पोर्ट, ठीक है, और ये रहा हमारा चेन्नई पोर्ट। ठीक है, ये देखो ना यहाँ पे वो नाव वाला साइन बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा एयरपोर्ट भी है, इसलिए एयरपोर्ट वाला साइन बना हुआ है। ठीक, अच्छा, हम आगे देखते हैं। टुटीकोरिन चेन्नई हो गया। विशाखापट्टनम, देखो विशाखापट्टनम भी यहीं पर है। अब ये विशाखापट्टनम के बारे में बता दूं, ये दोस्तों मेरा डीपेस्ट लैंड लॉक, मतलब लैंड से घिरा हुआ है, लैंड लॉक्ड पोर्ट है कंट्री का। और ये मुंबई के बाद जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड जो है यहाँ पर भी होता है।
अरे सॉरी, ये चेन्नई वाला जो पोर्ट है ना, वो मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड एंड कार्गो वहाँ पर होता है। मैंने गलती से विशाखापट्टनम में बोल दिया, सॉरी। विशाखापट्टनम सबसे डीपेस्ट लैंड लॉक्ड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, वेल प्रोटेक्टेड अच्छे से प्रोटेक्टेड है, ठीक। ये जो है दोस्तों, ये जनरली जो है आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं पारादीप पोर्ट के बारे में। ये जो दोस्तों उड़ीसा में है और ये भी जो है खासकर आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए ही बनाया गया है। सोचिए हमारे देश में कितने संसाधन है जिसके लिए हमने इतने सारे पोर्ट बना रखे हैं, और ये सारे संसाधन जो है दोस्तों, रिसोर्सेज जो है बहुत ही सस्ते दाम में हमसे छीना जा रहा है। छीना क्या जा रहा है, लोगों का कहना है कि यार हम बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखें तो यार जो रेट मिलता है ना, वो बहुत ही कम मिलता है। इंटरनेशनल के मामले में देखें तो हमारी करेंसी की वैल्यू घटा दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो विदेशी लोग बहुत सस्ते दामों में खरीद कर हमसे ले जाते हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है। खैर छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं यार। अब हम बात करते हैं दोस्तों कोलकाता की। जो कोलकाता पोर्ट है, देखो यहाँ पर कोलकाता पोर्ट, ठीक है। जो कोलकाता पोर्ट है ये भी इनलैंड पोर्ट है, ठीक है दोस्तों। ये रिवरिन पोर्ट है। रिवरिन पोर्ट का मतलब होता है कि ऐसा प्लेस होता है वाटरवे में जहाँ पर एक फैसिलिटी होती है जिससे आप लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं शिप की, ठीक। यहाँ पर जो हिंटरलैंड है कोलकाता पोर्ट पे, हिंटरलैंड का तो जानते ही वह समुद्री तट, ठीक है, मैंने बता ही रखा है आपको, समुद्री तट, ठीक। ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर है, और ये जो है टाइडल पोर्ट भी है, मतलब कि भाई यहाँ पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ठीक है। तो इससे जो है, तो यही है हमारा दोस्तों कोलकाता पोर्ट। अब हम बात करते हैं यार हाल्डिया पोर्ट के बारे में। देखो ये जो है डेवलप किया गया था एज सब्सिडरी के तौर पर, कोलकाता पोर्ट का सब्सिडरी, क्योंकि कोलकाता पोर्ट पर ज़्यादा प्रेशर न पड़े इसलिए हमने एक हाल्डिया पोर्ट भी बना दिया था। बस इतना ही जानना है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं यार एयरवेज के बारे में। एयरवेज, ये रहा आपका एयरवे। एयरवे कहाँ गया, एक मिनट, एयरवे खोज लो, ये रहा एयरवे। देखो एयरवे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, बस कचरा ही दिया हुआ है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। चलो हम पढ़ते हैं एयरवे के बारे में। दोस्तों जो एयर ट्रेवल है वो फास्टेस्ट एंड सबसे मोस्ट कंफर्टेबल प्रेस्टीजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। प्रेस्टीजियस भाई भौकाल है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी पार कर सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े माउंटेन हो गए, डेजर्ट हो गया, अच्छा बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हो गया, ओशन हो गया, ओशनिक स्ट्रेचेस हो गए, ठीक है ना, उन सभी को बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं। ओशनिक स्ट्रेचेस का मतलब यार दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ है, तो उससे तुम पैदल थोड़ी चल सकते हो यार, ठीक। तो बहुत ही आसानी से एयर जो है पार कर जाता है हवाई जहाज़, ठीक। एयर जो ट्रांसपोर्ट है इसे नेशनलाइज कब किया गया, ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि ये जो है 1953 में जो है इसे नेशनलाइज किया गया था। ये मेरे ख्याल से यहाँ नहीं लिखा है क्या आपकी किताब में, ये इस किताब में तो नहीं दिख रहा, हो सकता है किसी और किताब में लिखा हो। ये लिखा है, ये देखो ये लिखा हुआ है। देखो यार हम यहाँ तक पहुँच भी गए, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, अब बस ये थोड़ा सा बचा है, इसे हम देख लेते हैं पहले। देखो दोस्तों जो इंडियन एयरलाइंस था, जिसे इंडियन एयरलाइंस हो गया, अलायंस एयर हो गया जो कि सब्सिडरी है इंडियन एयरलाइंस का, ठीक है ना, अलायंस एयर। ये जो है दोस्तों प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइंस होते हैं, नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं डोमेस्टिक एयर सर्विसेज। एयर इंडियन प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। ये सभी लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो सके। और दोस्तों यहाँ पर जो है पवन हंस, एक सेकेंड, ये देखो पवन हंस, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोला वो मैंने यहाँ से बोला था, ठीक, यहाँ तक इसको ध्यान से लिख के रख लेना, ठीक। शेड्यूल्ड एयरलाइंस, नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं डोमेस्टिक एयर सर्विसेज, ठीक है। अच्छा अब अगर हम बात करें पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की, तो ये दोस्तों हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशंस को ऑफशोर ऑपरेशंस में, जहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऑफशोर मतलब बाहर की तरफ, ठीक है ना, बाहर, यहाँ पर कोई वो नहीं है, ठीक है ना, बाहर की तरफ, तो जहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही आसान नहीं है वहाँ पर जाना, बहुत मुश्किल है। डिफ़िकल्ट टेरेंस हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, इंटीरियर पार्ट हो गया जम्मू एंड कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, ठीक। अच्छा और दोस्तों यहाँ बता रखा है कि जो इंडियन एयरलाइंस है उसका जो ऑपरेशन है वो बाकी अगल बगल की कंट्रीज़ में भी फैला हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में भी फैला हुआ है। सॉरी आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कहाँ जाना है, अब हमें आना है दोस्तों यहाँ पर कम्युनिकेशन पर। देखो पहले समझते हैं कि यार कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक एक्ट होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। अगर आ गया तो आपको यही लिखना है दोस्तों। बहुत ही शुरुआत से, जब से इंसानों की
भाई जब से इंसान आए हुए हैं तब से क्या है कि इंसान कहीं ना कहीं तरीका निकालते हैं कम्युनिकेट करने का। अच्छा, अगर आप इशारों में ही किसी को कुछ बता रहे हो तो वो भी कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप कुछ उसको समझाना चाह रहे हो और वो समझ गया, मतलब कम्युनिकेशन आपने सही किया है। हालांकि समय के साथ साथ दोस्तों कम्युनिकेशन के तरीके बदलते जा रहे हैं। अब तो हम दोस्तों बहुत ही दूर दूर तक भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के, यानी मैं बिना अमेरिका जाए ही मैं अमेरिका में बातें कर सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को दो तरीके से बांटा गया है। एक है हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा है हमारा मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जो पर्सनल कम्युनिकेशन है हम पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम मास कम्युनिकेशन को आराम से देखेंगे। तो देखो दोस्तों, सभी चीज़ें यहीं पर लिखी हुई हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है। जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि दो लोग होते हैं, दो लोग के बीच में जो है मैसेज जो है ट्रांसमिट होता है, उसे हम बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। और अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें तो दोस्तों मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें कई तरह के हम मीडिया को यूज़ करते हैं। मीडिया मतलब क्या, जरिया जिससे हम मैसेज को पहुंचा सके। जैसे मैं ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको मैं मीडिया के द्वारा पहुंचा रहा हूँ। जैसे ये चैनल है, चैनल का ये मीडिया है जिसके थ्रू ये चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स को हमें मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है। यानी कि मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें हमें कोई मीडिया की ज़रूरत होती है, विच रिक्वायर्स सम मीडिया फॉर ट्रांसमिटिंग। ठीक है, अच्छा, इससे हम दोस्तों इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं लोगों के बीच में, और बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, पॉलिटिकल्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, बुक हो गया, फिल्म हो गया, ये सभी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम पहले अब पर्सनल कम्युनिकेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, जो पर्सनल कम्युनिकेशन है उसके अंदर आता है दोस्तों इंडियन पोस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों टेलीकॉम नेटवर्क्स, उसके बाद आता है मोबाइल टेलीफोनी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक और आता है मेल चैनल्स। तो इन सभी चीज़ को थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा जानना है। ठीक, तो हम जान लेते हैं। देखो दोस्तों, जो इंडियन पोस्ट है, ये जो है इंडियन पोस्टल नेटवर्क, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा हैंडल किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल सर्विस है। आपको इतनी चीज़ें तो इसके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। देखो, ये जो इंडियन पोस्ट है हमारा, ये कई सारी चीज़ें हैंडल करता है। जैसे कि देखो, रिटन कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है ना, आप मेल करते हो लिख कर, तो ये सब चीज़ों को हैंडल करता है इंडियन पोस्ट। ठीक, तो ये जो है फर्स्ट क्लास मेल और सेकेंड क्लास मेल में चीज़ों को क्लासीफाई कर रखा है। अब देखो यार, आपकी किताब में आपको फर्स्ट क्लास मेल और सेकेंड क्लास मेल के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है दोस्तों फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मेल के बारे में यहाँ पर बता रखा है। जैसे कि पोस्ट कार्ड हो गए, इनलैंड लेटर्स हो गए, अपने ही अंदर हो गया देश में, ठीक, इन्वेलप्स हो गए, उनको जो है दोस्तों फर्स्ट क्लास मेल कहा जाता है, और इनको जो एयरलिफ्ट कर लिया जाता है स्टेशन से जहाँ पर एयर एंड लैंड फैसिलिटी अवेलेबल होती है। सेकंड क्लास मेल क्या होता है, जैसे बुक पैकेट्स हो गए, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हो गए, पीरियडिकल्स हो गए। तो ये सभी चीज़ें जो है दोस्तों सरफेस मेल के द्वारा आराम से पहुँचाई जाती हैं। ठीक, वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा, लैंड के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा पहुँचाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मेल के बारे में। ध्यान रखना, मेल चैनल्स के बारे में। यहीं पर सब कुछ आपको घुमा फिरा के दे दिया है, लेकिन हम आराम से पढ़ रहे हैं सभी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए। जो अगला पॉइंट है हमारा वो क्या है दोस्तों, मेल चैनल्स। ध्यान रखना, रुको एक मिनट। मेल चैनल्स देखो यहाँ पर मेल चैनल्स बता रखा है। ठीक है, मेल चैनल्स ये क्या करते हैं दोस्तों कि इससे बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ी से डिलीवरी होता है मेल्स का। बड़े बड़े टाउन्स में, सिटीज़ में कुछ मेल चैनल्स होते हैं जिसके द्वारा ये सब चीज़ें की जाती है। जैसे राजधानी चैनल हो गया, मेट्रो चैनल हो गया, ग्रीन चैनल हो गया, ठीक है ना, बल्क मेल चैनल हो गया, पीरियडिक चैनल हो गया, बिजनेस चैनल हो गया। इन सभी एक चैनल होता है, एक रूट होता है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होते हैं जो कि इन सभी काम को मिलकर करते हैं। इसे हम बोलते हैं मेल चैनल। अब आता है दोस्तों टेलीकॉम नेटवर्क। टेलीकॉम नेटवर्क में दोस्तों एसटीडी होता है। एसटीडी मतलब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, जो कि आपने देखा होगा भाई कि होता है, लोग फ़ोन करते थे गांव में, हो सकता है कि वो फ़ोन लगा होता जिससे लोग कॉल करते थे, जिससे हर गांव में 24 घंटे ही, पूरा 24 घंटे चालू रखने का सरकार जो है काम कर रही होती है। ठीक, तो ये पुराना हो चुका है टेलीकॉम नेटवर्क। ठीक है ना, ये जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए किया गया था, और सरकार ने बोला था कि भाई हम इसे 24 घंटे कर देंगे हर गाँव में, ये फैसिलिटी हम हर गाँव में देंगे। लेकिन अब दोस्तों क्या हो गया है,
कि यहाँ पर जो है मोबाइल टेलीफोनी आ चुका है। मोबाइल टेलीफोनी जो है दोस्तों और भी अच्छा मोड ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है, और ये हम कॉल कर सकते हैं टेलीफोन पर, आराम से किसी से ही बात कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत दोस्तों हमारा जो आप मोबाइल फ़ोन्स आप यूज़ करते हो उसे वो भी जो है इसी के अंदर आ जाता है। अच्छा, आज के ज़माने में एक और चीज़ देखी गई है कि जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, जैसे वेजिटेबल वाला हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, ये भी जो है बिज़नेस को अपने बढ़ा रहे हैं। कैसे? मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा। और जो इंडिया है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, मास कम्युनिकेशन वाले पॉइंट को भी देखते हैं। मास कम्युनिकेशन वाले पॉइंट में है, देखो यहाँ से मास कम्युनिकेशन दे रखा है, ठीक। मैंने आपको मास कम्युनिकेशन समझा रखा कि भाई मास कम्युनिकेशन क्या होता है। अब देखो मास कम्युनिकेशन के तरीके क्या क्या है। आप जानते हो टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ठीक। देखो ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये जो नेशनल टीवी चैनल से ब्रॉडकास्ट करते हैं कई सारे प्रोग्राम्स, नेशनल हो गया, रीजनल हो गया, लोकल लैंग्वेज में हो गया, अलग अलग तरीके से जो है वो प्रोग्राम्स चलाते हैं लैंग्वेजेस में, ताकि वो जो है इन सभी चीज़ों को अलग अलग पार्ट के, जो कंट्री का अलग अलग पार्ट है, उन सभी लोगों के बीच में स्प्रेड हो सके सभी चीज़ें, ठीक है। दूरदर्शन जो है दोस्तों सबसे लार्जेस्ट टेरेस्टेरियल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि भाई देखो हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं आबादी वाले हैं, ठीक। तो भाई हम लोग में तो बड़ा होगा ही ये सब चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स के बारे में। देखो यार पीरियोडिकल्स जानते हो, मैगजीन्स और पीरियोडिकल थोड़ा फ़र्क होता है। मैगजीन्स यार कोई एक बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। लेकिन पीरियोडिकल्स क्या होता है, वो रेगुलर आते रहते हैं, हर 3-3 महीने पर, 2-2 महीने पर, 1-1 महीने पर एक पीरियोडिकल्स निकलते रहते हैं। और मैगजीन थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है, पीरियोडिकल अलग टाइप का हो जाता है। और न्यूज़पेपर तो भाई आप जानते हो रोज़ आता रहता है। तो न्यूज़पेपर जो है इंडिया में दोस्तों अलग करीब 100 भाषाओं में, और 100 भाषाओं में भी अलग अलग डायलैक्ट्स में जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब डायलेक्ट क्या होता है, देखो जो हिंदी है, हिंदी तो भाषा है। अब हिंदी में भी कई जगह अलग अलग भाषाएं चलती हैं, कहीं भोजपुरी चल रहा है, कहीं अवधी चल रहा है, तो अलग अलग भाषा है। तो क्या है, हिंदी में ही डायलेक्ट्स है, तो तीनों बोलते हैं डायलेक्ट्स। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर है दोस्तों वो हिंदी में पब्लिश किया गया, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद उर्दू में किया गया है। तो ये था दोस्तों न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल्स और मैगजीन्स के बारे में, जो कि मास कम्युनिकेशन में काम आता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक ये सभी चीज़ें बताने के लिए काम आता है। अब हम बात करते हैं फिल्म की। तो देखो जो फिल्म है, देखो सभी चीज़ें मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, सभी चीज़ें देखो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म्स की। तो देखो यहाँ पर फिल्म्स की बात कर लेते हैं। फिल्म जो है दोस्तों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म्स का वर्ल्ड में। और दोस्तों ये शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे इंडिया में, वीडियो फीचर्स फिल्म होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स होते हैं, वीडियो शॉर्ट फिल्म्स होते हैं, ठीक है। जो सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, इसके पास अथॉरिटी वो सर्टिफाई कर सकता है इंडियन और फॉरेन फिल्म्स को, जो कि इंडिया में एग्जिबिट होते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। देखो दोस्तों होता कुछ भी इंटरनेशनल ट्रेड में कि ये भी जो है हमारा लाइफ लाइन ही है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक, नेशनल इकोनॉमी का। तो देखो जो एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, लोगों के बीच में, हमारे ही स्टेट्स के बीच में, तो ये अंदर हो रहा है देश के, तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरनल ट्रेड। लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो हम क्या बोलते हैं उसे इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। वो इंटरनेशनल ट्रेड सी के द्वारा हो सकता है, यानी पोर्ट्स के द्वारा, सी पोर्ट्स के द्वारा, एयरपोर्ट्स के द्वारा, लैंड रूट के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। लोकल ट्रेड दोस्तों सिटीज़ में, टाउन्स में, विलेज में, स्टेट लेवल पर हो सकता है, और भी अलग अलग स्टेट्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, 2 कंट्रीज़ के बीच में, 3 कंट्रीज़ के बीच में, ऐसे जब ट्रेड करते हैं तो हम ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। दोस्तों कोई भी कंट्री जो है वो बिना इंटरनेशनल ट्रेड के सर्वाइव नहीं कर सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो इसके कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। एक्सपोर्ट माने क्या, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप किसी कंट्री को सामान बेच रहे हो तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अपने देश से सामान भगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा इंपोर्ट मतलब क्या, जब आप सामान मंगा रहे हो तो उसे बोलते हैं इम्पोर्ट, ठीक है। अच्छा इसमें दोस्तों एक बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम की चीज़ दी हुई है। देखो यार बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक पूरा चैप्टर ही है, अगर आप आगे फ्यूचर में अगर आप कॉमर्स लेते हो या फिर इकोनॉमिक्स लेते हो तो। लेकिन यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड दे रखा है, जिसको बहुत ही शॉर्ट में आपको समझना है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। देखो दोस्तों बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है एक खाता होता है जिसमें सभी चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं कि भाई कितना सामान बेचा हमने, कितना सामान हमने खरीदा। बेचने का मतलब क्या है, हमने एक्सपोर्ट किया, और कितना हमने इम्पोर्ट किया। इसे हम बोलते हैं दोस्तों बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा अगर हमने दोस्तों ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया, ध्यान सुनना, जब एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, यानी इंपोर्ट हमने 100 रुपये का किया और हमने एक्सपोर्ट 150 रुपये का किया, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल है,
ठीक। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है दोस्तों क्या होता है, वो डिफरेंस होता है बस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंट्री का। ये खाता ही इसमें हम लोग लिखते हैं, लेकिन आप क्या लिखोगे अपने लेवल पे, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हमारे देश का। ठीक। अच्छा, हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब बोलेंगे, ध्यान रखना, जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इंपोर्ट। इंपोर्ट कम किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, तो ये क्या है, फेवरेबल है भाई, फ़ायदा हो गया। ठीक। अच्छा, मान लो दोस्तों अगर आपने इंपोर्ट किया 100 रुपये का, ठीक, इंपोर्ट किया 100 रुपये का और एक्सपोर्ट किया दोस्तों 80 रुपये का। ठीक। तब क्या हो गया, अरे यार 80 रुपये का ही सामान बेच पाए हो और 100 रुपये का सामान इंपोर्ट कर लिया, यानी 20 रुपये का घाटा हो गया, घाटा हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, आप ये चीज़ समझ गए, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कंट्री का। अब देखो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कुछ डेटा दे रखे हैं, ठीक, तो आपको इतना डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मेजर चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। देखो, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो जो इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, जिसे हम एलाइड प्रोडक्ट्स बोलते हैं, उसका एक्सपोर्ट करता है करीब 9.9%। ठीक है। जेम्स ज्वेलरी का भी एक्सपोर्ट करता है, इंजीनियरिंग गुड्स का, केमिकल्स का, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट का, इन सभी चीज़ों का, ओर्स का, मिनरल्स का, मैंने बताया आयरन ओर हो गया, मिनरल हो गया, ये सभी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। डेटा बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर डेटा वाले क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आपको डेटा वाला क्वेश्चन जरूर दूंगा आपकी हेल्प करने के लिए यार, ताकि आपको कुछ फंसे ना, अच्छा नंबर ले आओ। ठीक। अगर हम बात करें दोस्तों इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में क्या होता है कि जो इंडिया है वो पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें इंपोर्ट करता है, पर्ल्स हो गए, ठीक है, हीरो मोती, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, केमिकल्स हो गए, कोल हो गया, ठीक है ना, कोल तो है ही लेकिन केमिकल्स होते हैं, कभी कभार कोल भी आ जाता है, क्या कर सकते हैं, अगल बगल से मंगा लेते होंगे। कोक हो गया यार, मशीनरी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इंडिया जो है इंपोर्ट करता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एडिबल ऑयल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सभी चीज़ें भी हैं, न्यूज़ प्रिंट, पेपर बोर्ड, मैन्युफैक्चर हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी चीज़ें जो है इंडिया इंपोर्ट करता है। बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला डेटा नहीं भी याद आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें अगर दिमाग में रहेंगी तो भी चीज़ चलेगा, ज़्यादा टट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों टूरिज़्म के बारे में। टूरिज्म पे बात करने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि देखो दोस्तों, इंडिया जो है वो एक सॉफ्टवेयर जाइंट की तरह इमर्ज होकर आया है इंटरनेशनल लेवल पर। वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया पैसे कमा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करके। जो हमारा इंडिया है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा बूम कर गया है इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे जो है ये 1991 वाला लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई हुई है, एलपीजी पॉलिसी, तब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इंडिया बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। अब हम बात करते हैं टूरिज्म एज अ ट्रेड। मुझे पता है आज की वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, अब सोचा कि आज ख़त्म ही कर देते हैं। तो सॉरी आपका इतना टाइम मैंने ले लिया, मैं सोचा नहीं था उस तो 3 वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन 2 में ही निपटाने की सोच रहा था, तो 2 में ही निपटा दिया, सॉरी। देखो, जो टूरिज़्म है ना वो इंडिया में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। ये भी एक लाइफलाइन ही है यार हमारे नेशनल इकोनॉमी का। ठीक है, क्योंकि भाई अर्निंग है ना, इसमें पैसा है ना, हाँ बिल्कुल है। देखो, जो टूरिज़्म है वो बहुत ही तेज़ी से धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर करिए हम देखिए 3 डिकेड से, लास्ट 3 डिकेड में, लास्ट 30 सालों में बहुत ही तेज़ी से जो है हमारा फॉरेन टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म बढ़ा है। फॉरेन टूरिस्ट जो है दोस्तों वो इंडिया में आए हैं करीब, अगर 2010 की बात करें तो 11.8% जो है वो बढ़े हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले। और इससे हमें करीब 64,889 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज मिला है 2010 में। यहाँ जो डेटा दिया हुआ है दोस्तों वो पुराना डेटा दिया हुआ है। ठीक, मैं नए डेटे की बात कर रहा हूँ। ठीक, और अगर हम बात करें 2010 की, 2010 में करीब 5.78 यानी कि 57,80,000 लोग जो है वो आए थे भारत में, जो फॉरेनर्स थे वो विजिट किए थे इंडिया में। और करीब जो है 15 मिलियन लोग जो है इसमें डायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री में इंगेज है। 15 मिलियन मतलब समझ सकते हो मेरे दोस्त, 1.5 करोड़ लोग जो है इस टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो टूरिज्म भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है आज के ज़माने में। देखिए दोस्तों, जो टूरिज़्म है ये नेशनल इंटीग्रिटी को यानी एकता को प्रमोट करता है। ये लोकल हैंडीक्राफ्ट कल्चर को भी प्रमोट करता है, उनको भी जो थोड़ा जीवन प्रोवाइड करता है, लाइफलाइन थोड़ा प्रोवाइड करता है। ये जो है दोस्तों डेवलपमेंट, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे हेरिटेज के बारे में जो है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है इंटरनेशनल लेवल पर। राजस्थान हो गया, गोवा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारे साउथ इंडिया में हो गया, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस हैं फॉरेन टूरिस्ट के लिए। बहुत अच्छे मंदिर हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं दोस्तों, जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं।
लोग कई तरीके की टूरिज्म करते हैं, बिजनेस टूरिज्म करते हैं, एडवेंचर टूरिज्म करते हैं, कल्चरल टूरिज्म करते हैं, मेडिकल टूरिज्म करते हैं, इको टूरिज्म करते हैं, हेरिटेज टूरिज्म करते हैं। बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से लोग टूरिज्म करते हैं। और जो इंडिया का टूरिज्म है दोस्तों, उसका जो फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। कुछ हिमालयाज़ के भी इंटीरियर पार्ट से भी लोग जाते हैं। दोस्तों ये था हमारा पूरा चैप्टर जो कि आज ख़त्म हो गया। और अगर मैप पर देखते हो, मैं आपके पूरा चेक करूँगा कोर्स सिलेबस, मैप को मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा देखकर क्या क्या आपकी किताबों में है, किताब क्या सिलेबस में है, उसको देखकर मैं मैप की वीडियो अलग से बनाऊँगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और कमेंट करना, फिर कमेंट पढ़ता हूँ। नए चैनल पर तो सब्सक्राइब और जल्दी से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।